सो बेटा अभी हम लोग थर्ड यूज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। यूजेस ऑफ एम्पियर्स लॉ का तीसरा यूज, जहां हमें फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है अलोंग द एक्सिस। और जिस एक्सिस के अलावा निकाल रहे हैं वो एक्सिस है लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड का। अब सबसे पहले सोलेनॉइड क्या होता है? वैसे 10th स्टैंडर्ड के दौरान आपने सोलेनॉइड पढ़ के रखा है। सोलेनॉइड क्या होता है? सिंपली बोला जाए तो बंडल ऑफ वायर्स या बंच ऑफ वायर्स विच इज वाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। बट दूर से देखा जाए तो सिलेंडर का शेप भी दिख सकता है, दोनों शेप आप बना सकते हो। बंडल ऑफ वायर्स या बंच ऑफ वायर्स, वायर्स का बंच जिनको हेलिक्स के फॉर्म में लपेटा जाता है। ठीक है, अब हेलिक्स क्या होता है? इससे लाइकवाइज एक के ऊपर एक लपेटना, जैसे मान लो चुटी डालते हैं ना गर्ल्स लोग, उस तरह से उसको लपेटना, बाउंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। ठीक है, तो ये बंच ऑफ वायर्स होता है ना। जैसे पहले वो इलेक्ट्रिक का वायर आता था, वो वायर में भी आपको एक के ऊपर एक दो वायर से लपेटे हुए दिखते थे आपको, है ना, मोड़े मारे हुए। तो वायर्स की तरह ही ये होता है, बड़े बंच ऑफ वायर्स होता है। दो तरह के हम इसको बना सकते हैं। दोनों डायग्राम मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको इजी लगे आपको बनाना है। नंबर ऑफ वायर्स होते हैं सबसे पहली चीज, तो नंबर ऑफ वायर्स को हम दिखाएंगे। ये भी सब 10th में जा चुका है, मैं कोई नया नहीं बता रहा हूँ। इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड बोथ दिस डायग्राम। 10th में भी आपके पास दोनों डायग्राम अवेलेबल थी। लेसन का नाम भी वही था, मैग्नेटिज्म की कहानी जहां आपने पढ़ी थी, वही लेसन के दौरान आपने ये सब चीजें पढ़ी है। बट बात वही है कि हम कितना अंडरस्टैंडिंग रखते हैं, क्योंकि अगेन यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ कि पहले सोलेनॉइड होता क्या है। क्योंकि मैं जब देखता हूँ नंबर ऑफ स्टूडेंट को यही नहीं पता, अक्खा सोलेनॉइड पढ़ लेते, बट सर सोलेनॉइड होता क्या है दैट वी डोंट नो सर। हम तो अभी तक सिर्फ रट्टा मार के पढ़ लिए, तो ऐसा वाला काम नहीं होना चाहिए। सोलेनॉइड में ऐसे नंबर ऑफ बंच ऑफ वायर्स होते हैं, ये ध्यान देना है। और इसको हेलिक्स के फॉर्म में लपेटा जाता है। हेलिकल मोशन का पार्ट में लपेट के तो यहाँ बता नहीं पाऊंगा, तो ऐसे बंच ऑफ वायर्स होते हैं। ठीक है, जिसे हेलिक्स के फॉर्म में लपेटा जाता है, तो हमें कुछ इस तरह से इसको बना लेना है। ठीक है, कुछ इस तरह से इसको हमें बना लेना है। अब इस पे भी कॉपर वाइंडिंग की, कॉपर वायर की नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंड अप की जाती है। इस पर भी नंबर ऑफ टर्न्स, ये जो बीच वाला दिख रहा है आपको स्ट्रेट, अब देखो ये पूरा सोलेनॉइड है, तो ये काम कर रहा है उसके एक्सिस का। ठीक है, अब हम लोग इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंड अप की जाती है। तो ये हो नंबर ऑफ टर्न्स का मैं वाइंडिंग दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस हेलिक्स पे इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर्स का वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, एक जगह से करंट इन होगा, करंट जाएगा, एक जगह से करंट आउट होगा। ठीक है, क्या है ये जो हमने बनाई? दिस आर द नंबर ऑफ टर्न्स। ये जो मैंने ब्लैक लाइन से बनाया, ये है नंबर ऑफ टर्न्स, TURNS, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर वाउंड ओवर द योर सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के लेंथ को, सोलेनॉइड के लेंथ को हम कंसीडर करते हैं L, स्मॉल l। नंबर ऑफ टर्न्स पूरे लेंथ पे यहाँ पर वाउंड अप की गई है। और होता क्या है, अभी हमें इस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड ढूंढना है अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। सर ये ऐसे एक्सिस के अलोंग क्यों ढूंढा जाता है? तो सबसे पहले बेटा यहाँ एम्पियरियन लूप बनता है। जो स्टडी में देखा गया है कि यहाँ का एम्पियरियन लूप जो बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। लुक एट, आई एम ड्राइंग द एम्पियरियन लूप। एम्पियरियन लूप ये जो मैं रेड से बना रहा हूँ ना, सीधा पहले रेक्टेंगल के लिए एक एक्सिस से लाइन जाती है अलोंग द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, जहां से हम निकालने वाले, और उसके बाद में ना एम्पियरियन लूप ऐसे इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल यहां बनता है। एम्पियरियन लूप इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म होता है। इसे आपको ऑलवेज ध्यान रखना है।
स्टडी में देखा गया है कि यहाँ एम्पिरियन लूप जो बनता है वो इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में P, Q, R और S इस तरह का हमारा एम्पिरियन लूप बन रहा है। ठीक है, ये डायग्राम अगर आपको हार्ड लगती है या ऐसे नहीं बनाना है या ऐसा लग रहा है कि इसमें वक्त जाएगा सबसे ज्यादा, तो आप सिंपल, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब ये वाइंडिंग वगैरह होती है उसको पैकिंग दी जाती है और पैकिंग दी जाने के चक्कर में इट लुक्स टू बी जस्ट लाइक अ सिलेंडर। तो अगर आपको ऐसे डायग्राम नहीं बनाना है तो सिंपली आप एक सिलेंड्रिकल शेप बनाकर भी इस डायग्राम को निपटा सकते हो। मतलब हमें यहाँ अगर दो में से कोई भी एक डायग्राम आप अपने पर बना सकते हो, यू विल गोइंग टू गेट एग्जैक्टली एंड फुल ऑन मार्क्स। मार्क्स की कोई कमतरता आपको नहीं होगी, कोई मार्क्स नहीं काटा जाएगा, कुछ नहीं होगा, ध्यान देना है। तो इस तरह से आपको सिलेंड्रिकल शेप बनाना है, क्योंकि बाद में जब पैकिंग होती है ना उसके ऊपर कोटिंग चढ़ जाती है वायर्स की, प्लास्टिक कोटिंग चढ़ जाती है वायर के ऊपर, तो वो सिलेंड्रिकल शेप में ऐसे ही दिखाई पड़ता है। तो हमें जस्ट हमारे सोलेनॉइड को ऐसे बनाने की पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी मिली है। और फिर वही, क्योंकि ये सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड पे जैसे आपको समझाया था नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर लपेटे जाते हैं, तो हमने वो नहीं भूलना है, हमने ऑलवेज नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिखाया जाना है, नंबर ऑफ टर्न्स। ये डायग्राम बड़ा इजी लगता है बच्चों को बनाने के लिए, सो स्टूडेंट यूजुअली ड्रॉ दिस सेकंड डायग्राम। तो आपकी चॉइस है, मैं दोनों डायग्राम आपको बता दिया हूँ। 10th में भी हमारे पास दोनों डायग्राम थे, अभी भी दोनों डायग्राम आपको हमने क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर यहाँ पर वाउंड अप किए जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर। सो अगेन n will be the number of turns, n will be the number of turns of wire जो वाउंड किए गए हैं। हमारे सोलेनॉइड का जो लेंथ है वो वापस वही है L, L भी द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, L हमारा सोलेनॉइड का लेंथ है और इस सोलेनॉइड की हमारी L भी द लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। ठीक है, हमारे सोलेनॉइड का पूरा लेंथ हमने L मान लिया है यहाँ तक के, तो ये सोलेनॉइड की पूरी लेंथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। वाइंडिंग थोड़ी सी आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, वी आर जस्ट ड्राइंग द थिंग्स टू क्लियर इट आउट अच्छे से। तो जैसा मेरा उधर साइड डायग्राम शुरू हुआ है मैं वैसे ही यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये ओवर द लेंथ। थोड़ा सा आपको प्रॉपर समझ में आए, क्रॉस सेक्शनल व्यू, एरियाज चीजें क्लियर हो जाए करके हम लोग थोड़ा फिनिशिंग से और अच्छे से बना दे रहे हैं। तो ऐसे सिलेंडर का शेप बना लेना है आपको और सोलेनॉइड। अब इसके ऊपर जैसे आपको बोला कि देखा गया है यहाँ जो एम्पिरियन लूप बनता है वो एम्पिरियन लूप अलोंग द एक्सिस से जाते हुए, हर एक्सिस मतलब जो आपका खुद का सोलेनॉइड का एक्सिस है, आपको पता है आपका हमने सोलेनॉइड बनाया सिलेंडर, तो सिलेंडर का ओन एक्सिस क्या होता है, उसके सेंटर जाने वाला एक्सिस। तो यहाँ जो एम्पिरियन लूप बनता है ना वो एम्पिरियन लूप ऐसे ही बनता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। स्टडी में देखा गया है कि यहाँ का करंट का लूप, यहाँ का करंट का लूप, इसको एम्पिरियन लूप हम लोग बोलते हैं, वो एम्पिरियन लूप जो यहाँ बनता है वो बनता है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ द रेक्टेंगल, जो शुरुआत करता है उसके खुद ओन एक्सिस से तो बाहर तक के इस तरह से PQRS बन जाता है। ठीक है, तो दो में से कोई भी डायग्राम चल जाएगी, कोई टेंशन लेने की गरज नहीं है। यू मे ड्रॉ आइदर वन ऑफ दिस टू डायग्राम, कोई भी डायग्राम आप बना सकते हो। अभी हम यहाँ शुरुआत करते हैं इसके डेरिवेशन की। ठीक है, अब सुनो बेटा, हियर हमने क्या क्या लिया, हमने लिया कैपिटल N बी द नंबर ऑफ टर्न्स of wire wound over
वाउंड ओवर द वाउंड ओवर, ये नंबर ऑफ टर्न्स कहाँ लपेटे है, वाउंडिंग कहाँ गया गया वाइंडेड, वाउंड ओवर द लेंथ एल ऑफ अ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के पूरे लेंथ पे वाउंड अप किए गए हैं। देयरफॉर हियर हम अगर जाए, हम अगर यहाँ निकाले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, number of turns per unit length will be, number of turns per unit length अगर निकालना चाह रहा हूं मैं, आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को हम दिखाते हैं n से, और जैसे नाम लिख रहे हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट स्मॉल n से दिखाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ टर्न्स को खुद हमने n बोला है, पर यूनिट लेंथ मतलब l, तो स्मॉल n का फॉर्मूला n/l, इसलिए यहां से इसी फॉर्मूले से कैपिटल एन की वैल्यू बनाने जाऊंगा तो ये बनेगा स्मॉल एन इंटू एल। ठीक है, ये थोड़ा सा हमने यहाँ एक पार्ट बनाया हो कि यहाँ इसका यूज होने वाला है, नंबर ऑफ टर्न्स कैसे बनेगी करके, तो ऐसा ये चलेगा। अब पता है हमें क्या ढूंढना है, एम्पियरन लूप पे बनी हुई मैग्नेटिक फील्ड ढूंढनी है ना। इस जो एम्पियरन लूप है जो अलॉन्ग एक्सिस से होते हुए जा चुका है, और आपको पता है क्योंकि इस सोलेनॉइड में जाने वाला करंट आए और निकलने वाला वापस करंट आए, जो करंट यहां से जाता है वही करंट वहां से बाहर निकालता है। करंट थ्रू आउट द सोलेनॉइड क्या होता है, कांस्टेंट स्टेडी करंट होता है। तो स्टेडी करंट के लिए बनने वाली हमें निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी ईच एंड एवरी पॉइंट होती है कांस्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, जब कभी स्टेडी करंट फ्लो होता है किसी भी कंडक्टर के दौरान, उसके सराउंडिंग में एम्पियरन लूप में क्रिएट होता है मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं एम्पियर्स लॉ का। तो बढ़ते हैं कि स्टेडी करंट के कारण बनने वाली मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो अकॉर्डिंग टू हमें इस्तेमाल करना पड़ता है एम्पियर्स लॉ। अब एम्पियर्स लॉ में जैसे आपको बार बार बताया गया है, दो वहां पर सॉल्विंग आती है। एक आती है बेसिक एम्पियर लॉ की सॉल्विंग। बेसिक मतलब एम्पियर्स ने क्या बोला था कि लाइन इंटीग्रल अगर आप निकालते हो मैग्नेटिक फील्ड का बी डॉट डीएल का, लाइन इंटीग्रल याद रखना है, मैं बार बार आपको समझा रहा हूं। हम ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं अलॉन्ग द एक्सिस, यहाँ पर बी और तो इसी अक्रॉस डीएल चलेगा। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकाल रहे हैं अलॉन्ग द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहीं पे है। अब ये यहाँ पर डीएल अलॉन्ग द एक्सिस आने वाला है, ठीक है, बाद में सामने हम बात करने ही वाले हैं कहाँ होता है करके। तो सबसे पहले ये बी डॉट डीएल का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज बाय दैट क्लोज सरफेस। ठीक है, करंट जितना उस क्लोज सरफेस जा रहा है, एम्पियरन लूप में जा रहा है, तो करंट आ जा रहा है। लेकिन आपको बार बार हमने समझाया है, जब भी करंट डायरेक्ट जाए लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर की तरह तो ओनली आए, बट यहाँ करंट जो जाने वाला है वो नंबर ऑफ टर्न से घूमते 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 हुए जाने वाला है। तो जब भी कभी नंबर ऑफ टर्न से घूमते जाए, हमें भूलना नहीं है, हमें ऑलवेज यहाँ पर इम्पैक्ट देना है नंबर ऑफ टर्न्स का। हमारा फॉर्मूला सिर्फ आई नहीं होगा, हमारा फॉर्मूला एन इंटू आई होगा, उससे बिल्कुल नहीं भूलना है। अब इसको अगर थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊं तो ये लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल का फॉर्मूला बना, जानबूझ के ब्रैकेट डाला था कि समझ में एन इंटू आई। और देखो बेटा एन की वैल्यू भी मेरे पास रेडी है, तो अगर मैं डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न से उसको अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो वो भी हो सकता है। बी डॉट डीएल इज इक्वल टू व्हाट, म्यू जीरो, दिस कैपिटल एन विल बी रिप्लेस्ड बाय एन इंटू एल इंटू आई। तो इस तरह से हमारा ये एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट यहाँ तक पहुंच सकता है। ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉर्मूला बेस्ड स्टेटमेंट है, बराबर। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर वी कैन सॉल्व ऑल्सो, है ना, बट यही सेम बी डॉट डीएल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ एम्पियरन लूप सर्कल की तरह डायरेक्ट वन स्ट्रोक नहीं है। यहाँ एम्पियरन लूप जो है ना बेटा, वो है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल। तो आपको सभी एम्पियरन लूप के लिए लगाना पड़ेगा
बी डॉट डीएल फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कि एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता आपका ये वाला है। तो अगर मैं जाऊं तो मुझे यहां लगाना पड़ेगा इंटीरियर ओवर क्लोज सरफेस बी डॉट डीएल फ्रॉम, पहले लगाना पड़ेगा पी से लेके क्यू, इंटीरियर ओवर क्लोज पाथ, क्योंकि मेरी जो एम्पिरिकल लूप की पाथ है वो ऐसी है पी क्यू आर एस से वापस वहां पर रेक्टेंगल फॉर्म में, तो पी से लेके क्यू, क्यू से लेके आर बी डॉट डीएल, इसके बाद जाना पड़ेगा आर से लेके एस बी डॉट डीएल, और उसके बाद जाना पड़ेगा हमें, उसके बाद जाना पड़ेगा एस से लेके पी, एस से लेके पी बी डॉट डीएल। आपको पता है हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहे हैं अलोंग द एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड ये एक्सिस में निकाल दे, यही बन रही है। अगर मैं देखूं बी और डीएल, बी और डीएल, बी और डीएल मेरे पीक्यू के अलोंग सेम डायरेक्शन है, दैट मीन्स इस केस के लिए थीटा की वैल्यू कितनी है 0। ये अभी बताने की बात क्यों आती है, क्योंकि आपको पता है जब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे वेक्टर बी डॉट डीएल का फॉर्मूला आपको पता है, बी इंटू डीएल इंटू होता है कॉस ऑफ थीटा, है ना, इंडियन के अंदर तो है, बट बी इंटू डीएल इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब हम बोल क्या रहे हैं वो थोड़ा समझना है, बी डॉट डीएल का यह अलोंग सेम एक्सिस के सेम लेंथ के नाम चल रहा है, बट इधर अगर जाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड ऐसी हो जाएगी और क्यू आर के अलोंग आपका डीएल वेक्टर ऐसा जाएगा, वेक्टर भी इधर में है, डीएल वेक्टर इधर में हो जाएगा, तो क्यू से लेके आर, यो क्यू से लेके आर है, यहाँ थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेटा 90 डिग्री, एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आपको बता दे, आपको पता है अगर कॉस थीटा आपका कॉस 90 डिग्री बन जाए, है ना, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट की कहानी है, एंड कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 0, और उस केस के लिए बी डॉट डीएल जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा बिकम 0, 0 इंटू समथिंग, पूरा पूरा क्या बन जाएगा 0, ठीक है। तो फॉर क्यू टू आर बी डॉट डीएल, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 बन जाएगी, इसलिए ये पूरा का पूरा आंसर 0 बन जाएगा। सेम अगर हम आते हैं आगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अलोंग निकाल रहा है एक्सिस, अलोंग द एक्सिस, तो क्या होने वाला है यहां पर भी एस से लेके पी थीटा की वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। देखो ये पैरेलल है, दैट इज अलोंग 0 डिग्री, ये 90, फिर ये 180, फिर ये वापस 270, तो यहां पर भी आप जाओगे जो बात कर रहे हैं ये फ्रॉम एस से लेके पी, एस से लेके पी पे भी आपका थीटा 270 बन जाएगा और cos 270 डिग्री की भी वैल्यू बन जाएगी 0, तो यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड भी होने वाला है 0, ठीक है, क्लियर। तो वो मैंने वहां तो समझाया है, ये साथ में मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, हियर रीजन के साथ लिख रहे हैं कि जो इंटीग्रेशन जो है ना Q से लेके R बी डॉट डीएल और इज इक्वल टू वैसे ही इंटीग्रेशन S से लेके P क्लोज सरफेस, ये जो है आपका वो S से लेके P बी डॉट डीएल, ये दोनों का वैल्यू बनने वाला है 0, Q बनने वाला है 0, तो लाइन इंटीग्रल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितने डिग्री का है 90 डिग्री, ये रीजन दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना वो सराउंडिंग में थोड़े दूर एक्ट होती है, एक तो ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स अंदर है, वायर होती है हेलिक्स के फॉर्म में, ऊपर होती है कोटिंग। अब कोटिंग चढ़ी होने के चक्कर में क्या होता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड उसके सराउंडिंग में थोड़ी दूर तक की एक्ट होती है, ज्यादा दूर एक्ट नहीं हो पाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड बाहर में एम्पिरिकल लूप अगर लेने जाओगे तो लगभग वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 हो जाता है, ठीक है। तो ये क्योंकि ये ज्यादा आउटसाइड आ रहा है, ज्यादा आउटसाइड जा रहा है, तो ज्यादा आउटसाइड जाने के चक्कर में ये अप्रोक्सीमेटली 0 बन जाता है, कौन, फ्रॉम आर से लेके एस, भले यहाँ cos 180 डिग्री एंगल होगा, cos 180 में आप डालोगे cos 180 की वैल्यू हो जाती है आपकी, ठीक है, तो आप वहां माइनस, बट उसका कोई इंपैक्ट आने नहीं वाला,
क्योंकि वो सराउंडिंग के आउटसाइड वाले वैल्यू है, तो आउटसाइड में इतनी मैग्नेटिक फील्ड या फील नहीं होती क्योंकि इसमें कोटिंग होती है। तो मैं वही लिख रहा हूं, ऑल्सो जो ये जो है क्लियर, ये आपका फ्रॉम जो हमने यहां सब लिख के दिया है, आर से लेके एस वाला बी डॉट डीएल, ये भी बी डॉट डीएल का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगा, बिकॉज लाइज मच आउटसाइड द सरफेस, लाइज मच आउटसाइड, काफी ज्यादा आउटसाइड हो रहा है, काफी ज्यादा बाहर हो रहा है, और इतने दूर यहाँ मैग्नेटिक फील्ड फैलती नहीं है क्योंकि उस पर कोटिंग चढ़ जाती है ना, काफी ज्यादा आउटसाइड होने के चक्कर में इसका वैल्यू भी जीरो बन जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोग अगर जाए तो हमारे पास क्या मिला, ये सब अगर हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो नाउ हमारा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस वेक्टर बी डॉट डीएल का वैल्यू कितना बचेगा, ये सभी 0 0 बन चुका है, तो बचा है जस्ट ओनली फ्रॉम इंटीग्रेशन फ्रॉम पी से लेके क्यू वेक्टर बी डॉट डीएल, क्योंकि बाकी सभी की वैल्यू 0 बन चुकी है। अब अगर इसको सॉल्व करने हम आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, P से लेके Q B डॉट डीएल में B इंटू डीएल इंटू कॉस थीटा, और P से लेके Q में B और डीएल अलोंग सेम डायरेक्शन है, B और डीएल अलोंग सेम डायरेक्शन, तो आपके थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री, थीटा बिकम 0 डिग्री, तो आपको पता है कॉस थीटा की वैल्यू बन जाएगी 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू बन जाएगी 1। तो यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम P से Q बस बचेगा B इंटू डीएल। अगेन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी थ्रू आउट, क्योंकि करंट पूरा स्टेडी जा रहा है इनसाइड, तो मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर जो है B यहाँ पर निकलेगा बाहर, और यहाँ पर फ्रॉम P से लेके Q, फ्रॉम P से लेके Q इंटीग्रेशन क्लोज ओवर द क्लोज पाथ है, ओवर द क्लोज पाथ है, भूलना नहीं है, यहाँ पर डीएल करना पड़ेगा। और मुझे बताओ P से लेके Q की क्लोज पाथ कितनी होगी, P से लेके Q की क्लोज पाथ होगी उस सोलेनॉइड के लेंथ के बराबर, तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ वाला B डॉट डीएल P से लेके Q, क्योंकि P से लेके Q खुद क्या है, उसकी लेंथ है, P से लेके Q खुद उसकी लेंथ है, तो इस तरह से इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ B डॉट डीएल का फॉर्मूला B इंटू एल के बराबर आ जाता है, ये बन जाता है इक्वेशन नंबर 2। और जैसा अब तक हम करते आए हैं, लास्ट पॉइंट हम यहाँ निपटा दे रहे हैं। देखो ये एक आपका साइंटिस्ट बेस्ड स्टेटमेंट और एक सॉल्विंग बेस्ड स्टेटमेंट, अब दोनों की वैल्यूज हम यहाँ पर इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, दोनों में बी डॉट डीएल निकाला गया है सेम वाला, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 ये बी डॉट डीएल का आंसर म्यू 0 इंटू एन इंटू आई एल इंटू आई, और ये बी इंटू एल, तो ये देखो बी इंटू एल इसका राइट साइड इसके राइट के साथ इक्वेट कर रहे हैं, सॉरी इसको 2 दिया था अपन ने, ओके विल गिव इट 3, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन हम 2 एंड 3 करें, 1 एंड 2 नहीं, 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये 2 और ये 3। ठीक है, बी डॉट डीएल का वैल्यू बी इंटू एल के बराबर आया, यही बी डॉट डीएल यहाँ म्यू 0 इंटू स्मॉल एन इंटू एल इंटू आई के बराबर आ चुका है। ठीक है, तो राइट और लेफ्ट से दोनों से एल एल हो जाएगा आपका कैंसल, तो इस तरह से फाइनल बी का आंसर मिलेगा म्यू 0 इंटू एन इंटू आई, दैट्स व्हाट द फॉर्मूला, दैट्स व्हाट टू बी द फॉर्मूला। ठीक है, और याद रखना है कि इस फॉर्मूले में जो स्मॉल एन आ रहा है वो डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में ही निकाला है। स्मॉल एन का मतलब होता है एन बाय एल। ठीक है, क्लियर, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा, नहीं तो बोलोगे कल सर टोरॉइड का भी तो एन म्यू 0 इंटू एन इंटू आई आया था, वहां डायरेक्ट एन नहीं आया था बेटा, पहले आया था म्यू 0 इंटू कैपिटल एन इंटू आई अपॉन 2 पाई आर, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन 2 पाई आर, उसका सर्कुलर पाथ का पूरा 2 पाई आर लेंथ था, और फिर अपन ने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को बाद में चेंज किया था, तब स्मॉल एन आया था। ये फॉर्मूला डायरेक्ट स्मॉल एन फॉर्म में है। दूसरी चीज, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट फर्क है, वहां स्मॉल एन की वैल्यू टोरॉइड के अंदर स्मॉल एन की वैल्यू कैपिटल एन अपॉन 2 पाई आर, क्योंकि पूरे सर्कल राउंड पे उसकी नंबर ऑफ टर्न्स थी, तो नंबर ऑफ लेंथ 2 पाई आर थी। यहाँ स्मॉल एन जो है वो सीधा n बाय एल है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। तो इस तरह से एम्पियर्स लॉ हमारा यहाँ पूरा होता है कंप्लीट। एम्पियर्स लॉ के तीनों यूजेस हमने पढ़ लिए। इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर का पहला यूज
दूसरा यूज टोरॉइड का, टोरॉइड क्या होता है, कैसे बनता है, डायग्राम कैसे बनाना, वो भी हमने देख लिया। उसके बाद सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में भी दो दो डायग्राम टोरॉइड की तरह हमने आपको दिया, जो भी बेटर लगे, जो भी अच्छी लगे वो करना है। यहाँ पर सॉल्व कैसे करते हुए, सॉल्विंग इन कंप्लीट डिटेल के साथ आपको यहाँ पे बताया गया। तो ऐसे ही अपने डेरिवेशंस को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ एम्पियर्स लॉ होता है कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नए टॉपिक के साथ विद साइक्लोट्रॉन। बेटा अभी हम लोग बढ़ रहे हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जहां पर हम लोग को पढ़ना है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन का सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। साइक्लोट्रॉन में सबसे पहले हमें जानना है इसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। अब समझने वाली बात यह है कि साइक्लोट्रॉन बना कैसे है, ठीक है। मैं इसका इधर एक वर्किंग बेस डायग्राम भी आपको दिखाने वाला हूं, बट समझने की बातें पहले ध्यान देनी है। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन? साइक्लोट्रॉन एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ two semicircular hollow metal plates, दो सेमी सर्कल शेप की हॉलो, अंदर में कुछ भी नहीं है, मेटल प्लेट्स है, जिसे बोला जाता है डीज। मान लो तो मेरे हाथ है इस तरह से डीज, ये दो डीज होती है और इन दो डीज के बीच में हल्का गैप होता है, ठीक है। टू सेमी सर्कुलर मेटल प्लेट्स, कंस्ट्रक्शन पहले क्लियर कर रहा हूं, साइक्लोट्रॉन में कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग सभी देखना है। तो सुनो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं। साइक्लोट्रॉन होता क्या है, वन मोर टाइम बोल रहा हूं। साइक्लोट्रॉन में आपके पास दो सेमी सर्कुलर, ऐसी हाफ सर्कुलर वाली मेटल प्लेट से, कंडक्टिंग प्लेट से, मेटल प्लेट से बनी हुई है, मेटल के बनी हुई प्लेट्स है, और इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली प्लेस किया जाता है विद द गैप प्रोड्यूसिंग बिटवीन देम। और इन हॉलो मेटल प्लेट को की वो डी के शेप में बन चुकी है, इसलिए उसको बोला जाता है डीज, DEES, डीज, ठीक है। यहां पर दो डीज ऐसे प्लेस की है, ओके। ये है बेटा आपकी D1, ये है D1 और ये है D2, करेक्ट। दो डीज है, प्लूरल में उसको बोलते हैं डीज, दो डीज यहां पर बनी हुई है और उसके बीच में छोटा सा गैप है दोनों डीज के बीच में। नाउ डीज आर कनेक्टेड विद द फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अगर नहीं समझ रहा होगा, सिंपली लिखना है सोर्स ऑफ एसी ईएमएफ। एसी ईएमएफ का सोर्स यहां पर लगा जाता है। अब देखो ये डीज दो ऐसी है और इसके ऊपर ना मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, मतलब ऊपर और नीचे, ये तो मेरी हाथ दो डीज हो गई, ये दो डीज के ऊपर एक मैग्नेट है, नीचे एक मैग्नेट है, ठीक है। और यहां मैग्नेटिक फील्ड जा रही है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मेरे डीज के प्लेन पे मेरे मैग्नेट कैसे है, परपेंडिकुलर, ठीक है। मेरे रिपीट बता रहा हूं, ये दो डीज ऐसी है हमारी, ये डीज दो, अभी एक हाथ को निकाल रहा हूं मैं, मान लो ये डी है शेप, नीचे में नॉर्थ पोल लगा है, ऊपर में साउथ पोल, हॉर्स शू, स्ट्रॉन्ग पोल, पीस बार मैग्नेट लगे होते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जाएंगी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्लेन, हमारे जो डीज के प्लेन है उस पर क्या बनने वाली, परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फ्लो करेगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो हमारे डीज के प्लेन पे वो क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। तो इन दो डीज को, रिपीट समझा रहे बार बार, दो डीज को रखा जाता है स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, नीचे और ऊपर में, नॉर्थ और साउथ पोल वाले स्ट्रॉन्ग पोल, पीस बार मैग्नेट लगे जाते हैं या हॉर्सशू मैग्नेट लगाए जाते हैं, बट स्ट्रॉन्ग पोल पीस मैग्नेट लगते हैं। ध्यान देना है, नॉर्थ और साउथ पोल, ऊपर और नीचे, ठीक है। सो दैट दे विल क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड ट्रैवलिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और वो परपेंडिकुलर रहेगी मेरी प्लेन ऑफ द डीज पे, ठीक है। वो परपेंडिकुलर होगा मेरे प्लेन ऑफ डीज के ऊपर, ठीक है। और फिर इस पूरे सेटअप को एक चेंबर में पैक किया जाता है, इनक्लोज किया जाता है एक मेटल बॉक्स के अंदर, अंडर हाई प्रेशर कंडीशन पे। अब बात यह है सर, ये तो कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, कंस्ट्रक्शन कैसे बनता है, तो आपको समझना है कि नीचे और ऊपर मैग्नेट है। अब ये 3D डायग्राम में 2D में किसी भी हालत में नहीं बना सकता, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ऐसा जरूर बना सकता अगर वक्त चाहे तो। इधर में मेरी एक डीज है, इधर में मेरा एक दूसरा डीज है,
ठीक है। और मैं ऐसा जरूर बना सकता अगर आपको समझाना है तो, कि इसके बाजू में बेटा इधर भी क्या लगा है मैग्नेट, और इधर भी क्या लगा है मैग्नेट। लेकिन याद रखो ये मैग्नेट एक्चुअली ऐसे आजू बाजू नहीं लगे, बार बार समझा रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा डायग्राम नहीं बनाया। नॉट सर एक्चुअली ये डीज ऐसी है और मैग्नेट नीचे और ऊपर है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है हमारे प्लेन ऑफ डिस्क के ऊपर, ये समझना है, ठीक है। क्लियर। इसका एक वर्किंग बेस फोटो भी हम यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं, छोटा सा वीडियो भी आपके पास जानने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना है वर्किंग बेस का, रिपीट समझा रहे हैं तो इसलिए कि समझ में आए। रिपीट बता रहा हूँ लास्ट टाइम, वन मोर टाइम, कि हमारी दो सेमी सर्कुलर हॉलो डीज मेटल प्लेट्स ऐसी है, ठीक है, और उनके बीच में गैप है, ठीक है। वो गैप किस चीज के लिए अभी अपन वर्किंग के बाद देखने वाले हैं। उस गैप के अलावा उन दो डीज को कनेक्ट किया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर मतलब सोर्स, एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ से कनेक्ट किया गया है, और इन दो डीज के ऊपर और नीचे हमने लगाया स्ट्रॉन्ग पोल पीस मैग्नेट्स, नॉर्थ पोल साउथ पोल, कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड ट्रेवल करेंगे फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो हमारे डीज के प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। तो ऐसा हमारा साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन होता है, इस तरह से हमारा साइक्लोट्रॉन बनता है। अब साइक्लोट्रॉन किस चीज के लिए बनाया है, तो साइक्लोट्रॉन इन्वेंट किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था E.O. लॉरेंस। ये जो इन्वेंशन जो है, इट इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट E.O. लॉरेंस। E.O. लॉरेंस ने, और ये इन्वेंट किया था इन्होंने इन 1934। एंड साइक्लोट्रॉन एक्चुअली एक ऐसा डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है। इसका यूज प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल काम करता है, यूज क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट करना है, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना है, इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल to a very high speed, ठीक है। फिर सर इतने हाई स्पीड पे एक्सेलरेट क्यों करते हैं, टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, एक बड़े न्यूक्लियाई को तोड़ना है तो किसी छोटे से पार्टिकल को जाके जम के उसको टकराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बाद में हाईली चार्ज पार्टिकल एक बड़े न्यूक्लियाई को, टारगेट न्यूक्लियाई को जाके टकराता है और उसका न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन करा के लाता है। तो इट इज यूज्ड टू एक्सेलरेट पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल टू वेरी हाई स्पीड, है ना, टू वेरी हाई स्पीड। और ये सब चीज किस चीज के लिए किया जाता है, तो वो भी हम कवर कंटिन्यू कर रहे हैं। टू कैरी आउट ये सब चीज जो होती है वो उसके लिए होती है, टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। एक बड़ा सा न्यूक्लियर है, उसको आपको डिसइंटीग्रेट करना है, आपको उसको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। टू कैरी आउट न्यूक्लियर रिएक्शन करनी है, लेके लानी है, ठीक है, इसको न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं, बड़े न्यूक्लियस के टुकड़े करना, ठीक है। ये हमें यहाँ पर करके लाना है, तो उसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब साइक्लोट्रॉन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो जैसे हमने आपको बोला कि साइक्लोट्रॉन के अंदर दो एससीडीज है और कांस्टेंट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि हमने जो मैग्नेट लगाया है वो परमानेंट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, स्ट्रॉन्ग पोल पीस मैग्नेट है तो उनकी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। लेकिन याद करो हमने यहाँ फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगाया, एसी सोर्स ऑफ, एसी का क्या कर, एसी सोर्स क्या करता है, एसी मतलब पता है अल्टरनेटिंग, एक बार पॉजिटिव ऑफ साइकिल, एक बार क्या जाएगा नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसा हमारा ऐसे चलते आता है, ठीक है। तो हमारा चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा और एक्सेलरेट होगा कंटिन्यूअसली बाय सोर्स ऑफ एसी ईएमएफ, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो ऐसा है कि in this cyclotron your positively charged particle moves in a uniform magnetic field and it is continuously accelerated by the source of AC EMF। ये फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर उसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा, और एक्सेलरेट करने का फायदा क्या होता है वो बताया, एक्सेलरेट करा के उसकी स्पीड बढ़ा देगा, और वो स्पीड बढ़ाने के बाद जब वो फाइनल चार्ज पार्टिकल बाहर निकलेगा किसी टारगेट न्यूक्लियस से जाके टकराएगा और न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कराकर वो लेके आएगा, ठीक है।
तो ये इसका प्रिंसिपल है। लास्ट टाइम एक बार बोल रहा, व्हाट इज द प्रिंसिपल? प्रिंसिपल एक कुछ ऐसा है कि किसी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को डिस्क के बीच में रखा जाएगा और वो हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे इनसाइड डिस्क मूव करेगा, और मूव कैसे करेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, और उस मैग्नेटिक फील्ड की परपेंडिकुलर मूवमेंट के दौरान ही हमारा इसी सोर्स उसे एक्सेलरेट करने का काम करेगा, और वो एक्सेलरेटेड चार्ज बाद में बाहर निकलेगा और काफी हाई स्पीड पे निकलेगा, एट अ वेरी हाई स्पीड, जो हमने यहाँ लिख के रखा है, एट अ वेरी हाई स्पीड पे वो बाहर निकलेगा। स्पीड काफी ज्यादा बड़ी होगी उसकी, और उस स्पीड से वो टकराएगा टारगेटेड न्यूक्लियस को और उसको तोड़ देगा टू कैरी आउट न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। अब ये होता कैसे है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, इतने स्पीड में बढ़ता कैसे है, ये भी हमें यहाँ पर देखना है। होता कैसे है समझते हैं, चलो एक बार देखो बेटा, यहां आपने लगा है एसी सोर्स। सबसे पहले आपको तो छोटे छोटे कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। व्हाट इज मीन बाय एसी सोर्स? या फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अल्टरनेटिंग ईएमएफ कैसे चलता है बेटा, है ना? अल्टरनेटिंग ईएमएफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलती है? तो बेटा याद करो, ये पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव। 10 में पढ़ चुके हो आप, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ऐसे चलते जाती है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। नाम ही है यार एसी। एसी मतलब क्या होता है? अल्टरनेटिंग करंट, अल्टर होना, अल्टरनेटिंग करंट, है ना? अल्टरनेटिंग करंट वाला डिवाइस हमने लगा के रखा है, सोर्स लगा के रखा है। अल्टरनेटिंग, अल्टर करना मतलब बदलना, चेंज करना, ठीक है? तो चलो अभी आते हैं वर्किंग के तरफ। व्हाट इज द वर्किंग? वर्किंग कैसा है? तो वर्किंग कुछ ऐसा है कि व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज, रिपीट बोल रहा हूं इसलिए आप प्लस क्यू मैंने लिख के रखा है, दो डिस्क के बीच में मान लो मैंने एक पॉजिटिव चार्ज को इंट्रोड्यूस किया, उस पॉजिटिव चार्ज को मैं बोल रहा हूं प्लस क्यू। व्हेन अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द गैप बिटवीन टू डिस्क, ठीक है, इज इंट्रोड्यूस्ड इन बिटवीन गैप ऑफ टू डिस्क, दो डी के बीच में जो गैप बनी है वहां पॉजिटिव चार्ज को आपने इंट्रोड्यूस किया और आपने सोर्स ऑफ एसी ईएमएफ को शुरू किया। तो अल्टरनेटिंग क्या होता है? अभी हमने बोला पॉजिटिव नेगेटिव। तो एक काम करो बेटा, जैसा सिंबल है ना वैसा ही लो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो होगा क्या? ये जो आपका पहला डी है, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, तो अल्टरनेटिंग के दौरान क्या होगा? ये आपका पहला डी, D1 बिकम्स पॉजिटिव हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल के दौरान, ध्यान देना है, और D2 बिकम्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव। करेक्ट? इतना तो आप जानते हो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव को अट्रैक्ट नहीं करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव, ठीक है? व्हेन वी स्टार्ट द एसी सोर्स, तो एसी मतलब क्या है? अल्टरनेटिंग। तो D1 के तरफ, ये देखो D1 अल्टरनेटिंग ऐसा, तो D1 बिकम्स पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू D2, D2 क्या है? नेगेटिव। और हमारा चार्ज पार्टिकल कौन है यहाँ पे? हमारा चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव वाला। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव के तरफ। तो क्या होगा? दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल मूव फ्रॉम, वो मूव करेगा फ्रॉम दिस सेंटर, है ना? मतलब फ्रॉम D1 से D2 के तरफ, क्योंकि वो अट्रैक्ट करेगा। एंड इट विल मूव इन अ सेमी सर्कुलर पाथ इनसाइड, ये मूव करेगा सेमी सर्कुलर पाथ में इनसाइड D2। सर इधर क्यों गया? जब अभी आपको बताया कि क्या हो गया, एट फर्स्ट हाफ साइकिल, पहले हाफ साइकिल के लिए, एसी सोर्स के हाफ साइकिल के लिए D1 था पॉजिटिव, D2 क्या था? नेगेटिव। तो आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा, है ना? एक्सेलरेट कैसे करेगा? तो वो अट्रैक्ट होगा, कहां अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा? नेगेटिव को। कौन नेगेटिव है? D2 नेगेटिव है। तो आपका ये D2 वाला जो नेगेटिव है, आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड D2, और वहां वो घूमेगा इन अ सेमी सर्कुलर पाथ और वापस आके इन द गैप बिटवीन टू डिस्क में रुक जाएगा। इतने स्लो नहीं होता है, समझाने के लिए प्रिंसिपल हम स्लो समझा रहे हैं। यहां से यहां पर आके रुक जाएगा। करंट है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फास्ट में अपने घर में चल रहा है, कितना फास्ट में, है ना? इलेक्ट्रिक कितनी फास्ट ट्रैवल करती है, लाइट की स्पीड के हिसाब से अगर आप बात करोगे, जरा ध्यान देना है। अभी ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल तब तक उतने स्विच में फट से घूम के यहां पर आ जाएगा। अब क्या होगा? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये कौन सा करंट है? अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग मतलब क्या? बदलने वाला।
अब आपका D1 पॉजिटिव था, पहले केस में D2 निगेटिव था, तो आपका चार्ज पार्टिकल इधर घुमा। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, अल्टर्ड होगा। अल्टर्ड मतलब क्या होगा, चेंज। अभी नेक्स्ट टाइम ये निगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। करेक्ट। आफ्टर फर्स्ट हाफ ऑफ इस साइकिल, फॉर सेकेंड हाफ के लिए क्या होगा, सेकेंड हाफ के लिए आपका सेकेंड हाफ के लिए D1 बिकम्स निगेटिव और D2 बिकम्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है, ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा। अगेन कौन सा चार्ज पार्टिकल है आपका, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरह अट्रैक्ट करेगा, वो अट्रैक्ट करेगा निगेटिव की तरफ। अभी कौन निगेटिव बन चुका है, D1 निगेटिव बन चुका है। तो दिस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल विल ट्राई टू मूव फ्रॉम, उल्टा D2 से कहा जाने की कोशिश करेगा, D1, D2 से D1। नाउ दिस चार्ज पार्टिकल विल मूव फ्रॉम दिस D2 से D1। अगेन वो आके रुक जाएगा इन द गैप बिटवीन 2 Ds, 2 Ds के गैप में आके यहाँ पर रुक जाएगा और ये प्रोसेस जारी रहेगी। जारी मतलब कौन सा करंट है, अल्टरनेटिंग। वापस आपका चार्ज पार्टिकल वहां आके गया, नेक्स्ट टाइम वापस, क्योंकि अल्टरनेटिंग है, लिखा ही इसलिए फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ऑसिलेट करना मतलब चेंज करना, वाइब्रेट करना, बदलाना। नेक्स्ट टाइम वापस D1 पॉजिटिव बनेगा, D2 निगेटिव बनेगा। ठीक है, अगेन द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल will get accelerate toward, attracted toward the D2 और यहां से राउंड मारते हुए वापस वो यहां पहुंच जाएगा। ठीक है, क्लियर। एक बार और पढ़ाता हूं, मैंने बोला जब सेम प्रोसेस कंटिन्यू हो जाएगी। कंटिन्यू हो जाएगी मतलब अभी नेक्स्ट अगेन वो अल्टरनेटिंग है, तो अभी ये पॉजिटिव और निगेटिव था, वापस अल्टरनेटिंग वाला काम होगा, ये निगेटिव और ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। करेक्ट। आपका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वो गैप से बढ़ते बढ़ते वो अट्रैक्ट करेगा इनसाइड D1 और इस तरह से वो मूव करेगा फ्रॉम D1 से D2 के तरफ और वापस आके रुक जाएगा। और सेम प्रोसेस गोज ऑन कंटिन्यूइंग, सेम प्रोसेस, यही प्रोसेस बार बार होते जाएगी। अल्टरनेटिंग हाफ साइकिल अपना काम करते जाएगी, एक बार वो पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। आपका चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होते जाएगा, एक्सेलरेट होते जाएगा। बार बार बोल रहा हूं, एक्सेलरेट मतलब क्या, बढ़ते हैं। जैसे जैसे चार्ज पार्टिकल आगे बढ़ेगा, घूमने के दौरान आपको दिखाई पड़ेगा कि उसका स्पीड भी बढ़ते जा रहा है विद द इंक्रीजिंग रेडियस। जैसे वो यहाँ गोल 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 घूमते जा रहा है, उसके रेडियस के साथ में उसकी स्पीड भी बढ़ते जा रही है। एंड इन दिस वे योर चार्ज पार्टिकल परफॉर्म like a spiral path inside these 2 Ds, D1 and D2, until it will get outside from the point। और इस तरह से आपका चार्ज पार्टिकल परफॉर्म करेगा विद द इंक्रीजिंग रेडियस के साथ में, गोल 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 घूमते जाएगा। एंड एट लास्ट आपका चार्ज पार्टिकल एक जगह से बाहर निकलेगा जहां टारगेटेड न्यूक्लियस रखा जाएगा, कहीं पर भी जहां पर भी उसके स्पॉट दिया जाएगा। ये चार्ज पार्टिकल तब तक घूमते रहेगा। ठीक है, ये हमारा D1 था, नाम कोई मिटा नहीं रहा हूं मैं, ये D1 था। और अभी एक पॉइंट से क्या होगा, ये चार्ज पार्टिकल ऐसे एक्सेलरेट होके गोल गोल घूमने के बाद एक जगह से जाके बाहर निकलेगा और यहाँ पे टारगेट न्यूक्लियस रहेगा, उसको जाके टारगेट मतलब टारगेट वाला न्यूक्लियस होता है, हाई बड़ा सा न्यूक्लियस जाके टकराएगा और उसको डिसइंटीग्रेट कर देगा। तो इट विल परफॉर्म न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। बट होता क्या है, जब आपका चार्ज पार्टिकल गोल घूम रहा है, ठीक है, ध्यान दो और एक बार आपको डायग्राम समझा रहा हूं। ये हमारा D1 था, ये हमारा D2 था। ठीक है, 2 Ds हमारे पास थी, दोनों Ds को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया था और इधर में हमने अल्टरनेटिंग सोर्स लगाया था। एवरी टाइम जब हमने यहाँ चार्ज पार्टिकल क्यों इंट्रोड्यूस किया, हुआ क्या, जैसे वो अल्टरनेट होते गया, आपका चार्ज पार्टिकल ऐसे 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 जितना वो आगे बढ़ेगा विद द इंक्रीजिंग रेडियस, उसका स्पीड भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, इट इज गेट एक्सेलरेटेड। लाइकवाइज अभी ओपन डायग्राम में सुनो, मान लो ये पॉइंट था, यहाँ से उसने घूमना शुरू किया, ऐसा 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 ऐसा, इट विल इंक्रीज द स्पीड। जितना रेडियस बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने के साथ उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी, ट्रिमेंडसली इंक्रीज होते जाएगी। एंड फाइनली वो चार्ज पार्टिकल जाके टकराएगा
टारगेटेड न्यूक्लियस को और उस टारगेटेड न्यूक्लियस को टकरा के उसका न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन कराकर लाएगा। तो इस तरह से आपका चार्ज पार्टिकल इनसाइड द डिस्क परफॉर्म करता है दो डिस्क के बीच में स्पाइरल पाथ, ठीक है, और गोल गोल घूमते घूमते उसकी रेडियस रेगुलरली बढ़ते जाती है, ठीक है, और रेडियस बढ़ते 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 बाद में वो टकराता है टारगेटेड न्यूक्लियस को। तो ये था कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल एंड वर्किंग। अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कुछ एक डेरिवेशंस, ठीक है, क्योंकि देखो आपका चार्ज पार्टिकल डिस्क के अंदर गोल गोल घूम रहा है बढ़ती हुई रेडियस के साथ, इंक्रीजिंग रेडियस के साथ, ठीक है। तो अभी हम इसी साइक्लोट्रॉन के अंदर कवर करते हैं कुछ एक डेरिवेशंस को हम कवर करते हैं। जैसे सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेडियस आर, है ना, ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल की रेडियस का डेरिवेशन, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है इनसाइड द डिस्क, ठीक है। या मान लीजिए इसी में क्योंकि रिलेशन होता है वो यहां पर अगेन क्या हम यहां देखते हैं एक्सप्रेशन फॉर वैल्यू निकालते हैं, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि हाई स्पीड से चल रहा है वो, एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने जा रहे हैं, वी मैक्स निकालने जा रहे हैं, वी मैक्स निकालने जा रहे हैं चार्ज पार्टिकल का, वी मैक्स ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल inside the disk, inside disk के बीच में उसकी स्पीड का डायरेक्शन क्या है वो भी रिलेशन हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट कराते हैं। अभी हमने यहां देखा कि आपका चार्ज पार्टिकल कॉन्स्टेंटली गोल गोल घूमते जा रहा है। तो आपको पता है गोल घूमने के लिए कौन लगता है बेटा, गोल घूमने के लिए हमारे को लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट, क्लियर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हियर CPF सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल पे एक्ट होने वाला CPF एक्टिंग ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज गिवन बाय, चार्ज पार्टिकल पे कितना CPF एक्ट होता है। तो CPF का फॉर्मूला तो पता है बेटा, आप पढ़ते हैं फर्स्ट लेसन से, रोटेशन डायनामिक्स से। CPF का फॉर्मूला होता है mv² बाय मैक्स, mv² बाय r, ये v मैक्स होता है, याद रखिएगा, मैक्सिमम वेलोसिटी है, नाम लिख के रखा है mv² बाय r। बट याद करिए यहाँ एक चीज हो रही थी, हमारा चार्ज्ड पार्टिकल घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल का तो मैग्नीट्यूड क्यू है, स्केलर क्वांटिटी है, बट वो कैसे एंट्री मार रहा है वो इंपॉर्टेंट है। याद करिए ये हमारे डीज है, चार्ज पार्टिकल तो यहाँ है बट मैग्नेटिक फील्ड ऐसी परपेंडिकुलर है और उसमें स्पीड ऐसे बढ़ रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड मेरे वेलोसिटी वेक्टर पे कौन है, परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड मेरे वेलोसिटी वेक्टर पर परपेंडिकुलर है ना। हियर while रिवॉल्यूशन, जब वो घूम रहा है ना, while रिवॉल्यूशन जब वो गोल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर टू क्या है, इट्स वेलोसिटी, उसके वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू इट्स वेलोसिटी। किसकी वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। therefore Lorentz force या यू में से मैग्नेटिक फोर्स चलेगा, लॉरेंज फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ना, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपका पार्टिकल घूम रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स भी बोल सकते हैं, इज गिवन बाय। अब हम लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला पढ़ चुके थे पहले इंट्रोडक्शन लेक्चर में, लॉरेंज फोर्स FL लिख रहे हैं, ठीक है, लॉरेंज फोर्स FL। ये CPF को भी आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या F ऑफ CP बोल सकते हो, CP मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, F ऑफ CP, ठीक है, CPF बोलिए या ऐसा लिख देता हूं बेस्ट पे, ऊपर CPF वर्ड डाला ही है, F ऑफ CP सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल, ये फोर्स फॉर लॉरेंज,
लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? कौन घूम रहा है बेटा? चार्ज पार्टिकल, है ना, तो क्यू। और कौन से दो कंपोनेंट वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है बेटा? जिसको डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा Q इंटू वी क्रॉस बी। अब हम मैग्नीट्यूड में भी पढ़ चुके हैं कि V क्रॉस बी, क्योंकि ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, आपको पता है लॉरेंज फोर्स में। तो Q इंटू वी इंटू बी यहां बनेगा साइन थीटा। लेकिन हमने खुद लिखा कि व्हाइल रिवॉल्यूशन मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो कैसी है? परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी है। तो थीटा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री है, और अगर साइन थीटा ये साइन 90 डिग्री हो जाएगा तो साइन 90 की वैल्यू कितनी बन जाती है? 1, ठीक है। तो साइन थीटा बिकम साइन 90, तो क्यू वी बी इंटू 1, मतलब मेरा लॉरेंज फोर्स जो एफएल है ना वो बन जाता है Q इंटू वी इंटू बी। लॉरेंज फोर्स जो है ना वो बन जाता है Q इंटू वी इंटू बी, ठीक है। अभी बस आंसर निकाल लेते हैं। अब आंसर कहां से आएगा सर? अरे बेटा देखो, याद करो, हमने तो यहाँ पार्टिकल को खुद गोल नहीं घुमाया था, वो गोल घूम कैसे रहा था, है ना। और ये सर लॉरेंज फोर्स, तो सुनो होता क्या है हियर, ये जो लॉरेंज फोर्स है ना यही प्रोवाइड करता है उसे रिक्वायर्ड सीपीएफ फॉर सर्कुलर मोशन। दैट्स व्हाट द पंच लाइन ऑफ डेरिवेशन, दैट्स व्हाट द पंच लाइन ऑफ द डेरिवेशन। डेरिवेशन की पंच लाइन क्या है? हियर यहां पर क्या होता है? लॉरेंज फोर्स जो है ना, यही प्रोवाइड्स करता है रिक्वायर्ड सीपीएफ, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन। उसके गोल घूमने के लिए, सर्कुलर मोशन के लिए जो सीपीएफ चाहिए ना, ये लॉरेंज फोर्स प्रोवाइड करता है। व्हाट आई मीन टू से, हमको बोलना ये है कि यहां पर ना लॉरेंज फोर्स की वैल्यू ये फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है, एफएल इज इक्वल टू एफसीपी, ठीक है। लॉरेंज फोर्स कोई भी आप इधर उधर लिख सकते हो, लॉरेंज फोर्स ही प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमारे पास इन दोनों की वैल्यू अवेलेबल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। 1 और 2 से अगर हम लोग जाते हैं तो हमें क्या दिखाई पड़ेगा? हमें दिखाई पड़ेगा FL इज इक्वल टू FCP। व्हाट इज FL? FL का फॉर्मूला Q इंटू V इंटू B, और FCP का फॉर्मूला mv² बाय r। क्या होगा बेटा? ये भी v है वेलोसिटी, वो भी v है वेलोसिटी। एक v से इधर का एक v का पावर कैंसिल हो गया। रिमेनिंग टर्म में हमारे पास क्या बच रहा है? हमारे पास में बच रहा है b इंटू क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू mv बाय r। तो जैसे हमने आपको बोला था हमें दोनों का डायरेक्शन निकालना है, पहले निकालना है रेडियस का। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा? रेडियस इज इक्वल टू m इंटू वी अपॉन b इंटू क्यू। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, दिस इज एन एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन आपका फॉर रेडियस के लिए, फॉर रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल का ये आपका एक्सप्रेशन बेटा आ चुका है, ठीक है। और यही से अगर मुझे वेलोसिटी का निकालना है, यही से वेलोसिटी का निकालना है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से ही वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये क्रॉस करेगा b इंटू क्यू इंटू आर अपॉन, वेलोसिटी निकाल रहा हूं, b क्यू आर अपॉन आ जाएगा m। और यही वेलोसिटी ना मेरी Vmax होती है, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड से वो भागते रहता है बेटा। तो Vmax का फॉर्मूला b इंटू क्यू इंटू आर अपॉन m, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है इसके वेलोसिटी का, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है। दिस इज एन एक्सप्रेशन, लिखना है अच्छे, समझना है। ये हमारा एक्सप्रेशन आया, दिस इज एन एक्सप्रेशन, दिस इज एन एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी, फॉर वेलोसिटी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी का डेरिवेशन मिल चुका है। और देखो यहां से अगर आप देखते हो तो आपको क्लियर हो जाता है, जो मैंने बोला था, जितना वो गोल घूम रहा है, जैसे उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, वैसे उसका रेडियस बढ़ते जा रहा है। तो देखो यहाँ पर v और r बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो आपको क्लियर समझ में आया कि न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर Vmax इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या दिखता है? r। न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर, दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर मैच कर रही है, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है कि जैसा जो हमने पढ़ा था
जितनी वेलोसिटी बढ़ेगी उतनी उसकी रेडियस बढ़ते जाएगी, ठीक है, उतनी उसकी रेडियस बढ़ते जाएगी। अब चलो और एक डेरिवेशन देखते हैं, क्योंकि इतने सब आ ही चुके हैं तो उसे पूरा ही कवर करते हैं। अब देखो यहीं पे मैं बारीक में कवर कर रहा हूं, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन क्या होगा, है ना, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे अगर चार्ज पार्टिकल की, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता है। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। सर तो गोल घूम रहा है तो स्पीड भी तो मैक्सिमम होगी, जी हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, ठीक है, v मतलब v मैक्स, और v मैक्स बेटा अभी अपन ने निकाल लिया, ये वैल्यू उठानी है, बस वहां पटक देनी है, ठीक है। तो बस हम यहां से कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बनेगी हाफ mv स्क्वायर। व्हाट इज v? v इज दिस वेलोसिटी, v मैक्स निकाल चुके हैं, तो b इंटू क्यू इंटू आर बाय m, इसका बन जाएगा बेटा स्क्वायर, ठीक है। तो जैसे स्क्वायर निकालने जाते हैं, हाफ ये m है, इसका स्क्वायर क्या बनेगा, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, एक m स्क्वायर में से कट गया, तो फाइनल आंसर आया 1 इंटू समथिंग सेम, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m। तो इस तरह से ये हमें मिला यहां पर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस m। काइनेटिक एनर्जी, बस सिंपल सा काम किया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है हाफ mv स्क्वायर, बस वेलोसिटी की वैल्यू आई थी बेटा, वेलोसिटी की वैल्यू हमने डाल दिया, mm कट गया, वन मोर टाइम बता रहा हूं, 1 इंटू समथिंग आपको मिलेगा यहाँ पे बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2 इंटू m, 2m, दिस इज व्हाट इट्स टू बी आवर काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी भी हमने यहाँ पर निकाल लिया वाया एक्सप्रेशन। अब यहाँ पर हम और पूरा साइक्लोट्रॉन खत्म कर रहे हैं, टोटल साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर अभी हम निकाल रहे हैं टाइम रिक्वायर्ड इनसाइड द सेमी सर्कुलर डिस्क, ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड इनसाइड सेमी सर्कुलर पाथ, टाइम रिक्वायर्ड इनसाइड सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ डिस्क के अंदर कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो बेटा सिंपल चीज है, सेमी सर्कुलर वर्ड डाल के ही रखा हो, यू नो द फॉर्मूला वेरी वेल, आपको एक फॉर्मूला अच्छे से पता है, आपका स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला कितना होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन बन जाएगा स्पीड, ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं आपकी सेमी सर्कुलर पाथ, सेमी सर्कुलर आधे डीज में घूमने को लगने वाला टाइम, आधे डीज में, तो सादा टाइम है वो, क्योंकि आधे डी का टाइम है, स्मॉल टी, स्पीड कितनी होती है बेटा v, जो अभी हमने निकाले ली है। अब डिस्टेंस कितना होगा भाई, किसकी बात चालू है, सेमी सर्कुलर पाथ, आपको पता है सर्कल में पूरा गोल घुमा जाए तो ये होती है सरकमफेरेंस 2 पाई r, आधा घुमा जाए तो 2 पाई r का आधा डिवाइड बाय 2, तो 2 हो जाएगा कैंसल, तो डिस्टेंस जो बनेगा ना बेटा वो बनेगा पाई r, distance will be pi into r, so pi r divided by v, pi r divided by v, और v का वैल्यू हम जानते हैं, निकाल चुके हैं, v का वैल्यू होता है b इंटू क्यू इंटू आर, ठीक है। सब चीजें आपको क्लियर करके दे रहे एक की बाद एक, ये हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकाला इक्वेशन नंबर 5 पे, करेक्ट। अभी देखो ये इक्वेशन नंबर 4 से हमारे पास रेडी है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 जस्ट हमें वही डालना है, टी का फॉर्मूला कितना बनेगा, पाई इंटू आर अपॉन वी, व्हाट इज वेलोसिटी, बी इंटू क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाय एम। तो इसमें क्या हो जाएगा बेटा, देखो आर एंड आर विल बी गेट कैंसल, ठीक है, आर एंड आर कैंसिल होने के बाद टी के बाद मेरा क्या बचा, ऊपर पाई बचा है, नीचे बी क्यू डिवाइडेड बाय एम बचा है, ये फ्रैक्शन है, इसके अपन कुछ भी नहीं मतलब 1, फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकंड इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकंड इंटू थर्ड, फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकंड इंटू थर्ड, तो स्मॉल टी का फॉर्मूला कितना बनेगा, स्मॉल टी टाइम रिक्वायर्ड इनसाइड सेमी सर्कुलर डिस्क, सब पूछा जाता है ध्यान देना है, टाइम रिक्वायर्ड का फॉर्मूला कितना बनेगा, पाई एम
अपॉन बी क्यू। सभी डेरिवेशन हम कंप्लीट कर रहे हैं, साइक्लोट्रॉन का पूरे कंसेप्ट को निपटा रहे हैं। तो ये आया आपका पाई एम बाय बी क्यू सेमी सर्कुलर पाथ को मूव करने के लिए। और बात किया जाए अगर एक सर्कल, एक पूरे पाथ का सर, तो है ना, अगर आपको कंप्लीट पीरियड चाहिए, जिसको हम टाइम पीरियड बोल देंगे बेस, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना है, कैपिटल टी निकालना है, तो मुझे बताइए बेटा, जितना आधा सर्कल इधर घूम रहा है उतना ही तो आधा सर्कल इधर घूम रहा है, जितना टाइम इधर लगेगा उतना ही टाइम इधर लगेगा। तो अगर आपको कैपिटल टी निकालना है तो टॉइस ऑफ क्या करना है, स्मॉल टी के 2 गुना आपको करना है। ये इक्वेशन नंबर 6 में हमने स्मॉल टी निकाल लिया है। बस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 की वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6 हम भैया कैपिटल टी को भी निकाल देते हैं। व्हाट विल बी द कैपिटल टी? कैपिटल टी का फॉर्मूला से उसके डबल हो जाएगा, जहां पाई एम है वहां 2 पाई एम अपॉन बी क्यू बन जाएगा। ठीक है, 2 पाई एम बाय बी क्यू। इस तरह से हमारा टाइम पीरियड का भी डेरिवेशन आ चुका है। और कितना तो कॉमन सेंस होना चाहिए। इफ समवन आस्क्स अबाउट द फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम पीरियड के उल्टा। तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला बनेगा, फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला बनेगा बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। जो न्यूमेरिकल में आजकल बहुत बार फ्रीक्वेंसी पूछते हैं, तो टाइम पीरियड के उल्टा करना है, फॉर्मूला बन जाएगा बी क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई एम। तो इस तरह से हमने एक ही सिंगल टॉपिक में, सिंगल लेक्चर, सिंगल वीडियो में साइक्लोट्रॉन में आने वाले छोटे छोटे डेरिवेशंस, डेरिवेशन फॉर वेलोसिटी, डेरिवेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी, डेरिवेशन फॉर टाइम टेकन बाय चार्ज पार्टिकल इनसाइड दिस, टाइम के बाद कंप्लीट टाइम पीरियड और उसका फ्रीक्वेंसी, सभी यहाँ पर कंप्लीट किया है। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस के लिए अगर आपको बने रहना है तो इस चैनल पे जुड़े रहिए। चैनल का लिंक आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शेयर करिए, जिसको भी अच्छी बोर्ड की पढ़ाई करनी है, अपने कंसेप्ट बनाने हैं, ठीक है। और अपने वीडियोस पे आपको आपका एक कमेंट जरूर छोड़ना है, लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी एजुकेशन जर्नी को आगे बढ़ाना है। तो बेटा मिलते हैं नए वीडियो के साथ विद न्यू कंसेप्ट्स।